नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूशन पॉडकास्ट। यूशन पॉडकास्ट में हम आज जिनसे बातचीत करने वाले हैं, यकीन जानिए कि इनसे जो बातचीत होगी पॉलिटिक्स पर बात होगी और आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। राजनीति में पॉलिटिकल टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन लक जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके बारे में ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में जिस तरीके से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं वो भी हम सबके सामने है। हम बातचीत कर रहे हैं श्याम कुमार बर्वे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रामटेक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पहला तो सवाल यही है कि जैसे एक्सीडेंटली आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो कैसा लगता है कि एकदम अचानक से एक जिम्मेदारी आके अपने सामने खड़ी हो गई और एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसको अब हम जिस तरीके से आपका कामकाज देख रहे हैं ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा ही कामकाज हो रहा है। बिल्कुल एक्सीडेंटली आपने जो वर्ड्स यूज किया है ये तो सारा रामटेक लोकसभा बोलोगे या अपने नागपुर जिले ने यही एक्सेप्ट किया था कि एक्सीडेंटल खासदार सांसद करके मैं बना हूँ, क्योंकि सबको पता है उस समय रश्मि बर्वे जो मेरी वाइफ है, उन्होंने जो वर्क जिला परिषद में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के समय पर काम किया था, उसी का एक सर्टिफिकेट करके उनको हमारे कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेट किया था। उनको एबी फॉर्म उनके नाम से ही आया था और सारे सर्वे रिपोर्ट्स में वो 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे ये करके, और आरएसएस के हेडक्वार्टर में 2.5-3 लाख वोटों से कोई महिला जीते ये एक्सेप्ट करना, यहाँ पे सीएम है, यहाँ पे गडकरी साहब है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता था। इसलिए उनका नॉमिनेशन किस तरीके से रिजेक्ट कराया गया, और उसके बाद में हाई कोर्ट बोलो या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो जीते हैं। लेकिन उस पीरियड में ऑप्शन करके मैं था, पहले से आप ऑप्शन के तौर पर तय थे। हमारे नेता सम्मानीय सुनील केदार जी को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी बोलो या आरएसएस बोलो, इन्होंने उनका जो षड्यंत्र है वो कहीं तो भी समझ में आ गया था। इसी वजह से सेकंड में मेरा लास्ट मोमेंट पे आखिरी के दिन मुझे फॉर्म भरना पड़ा। सिर्फ मुझे 2 दिन पहले बोला गया था कि फॉर्म रेडी करके रख, तेरा भी सब्स्टिट्यूट करके भरना है, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों भरना है। लेकिन वो बाद में समझ में आया जब एबी फॉर्म में सेकंड एबी फॉर्म बुलाकर ब्लैंक एबी फॉर्म में जब मेरा सेकंड में नाम लिखा गया तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो भी रीज़न है। और मैं अचानक एक दिन में उम्मीदवार बना। प्रचार के समय भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे कहीं पे भी दिमाग में नहीं था, क्योंकि हमने सारा फोकस रश्मि बर्वे जी इनके ऊपर रखा था। और जब आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको पता ही नहीं कि इंटरव्यू किसका लेना है और अचानक आपको कोई बैठा दे कि चल भाई इसका इंटरव्यू ले, और आपने उसके बारे में सोचा है, समझा ही नहीं, और अचानक बैठना पड़े तो आपकी परिस्थिति क्या होती, उस टाइप की ही परिस्थिति मेरे साथ भी हुई। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब एमपी बने हुए भी समय हो गया है। अब ये अनुभव कैसा लगता है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली, भले ही वो एक्सीडेंटली मिली, उसके साथ में न्याय कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल। जिस समय 2020 आप याद कर सकते हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष मेरी वाइफ बनने के बाद में, वाइफ बनने की वजह से कोई ना कोई जवाबदारी अपने पर भी आती है, तो उस समय हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया था, और उसी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता में कहीं ना कहीं मुझे देखा था कि काम किस तरीके से होता है। प्रशासनिक काम तो जिला परिषद अध्यक्ष करके मेरी धर्मपत्नी कर रही थी, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं मेरा भी रोल था, तो इसलिए मैं ज़िले में सबको परिचित था। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को पता था कि काम किस टाइप का है, इसलिए सब ने कहीं भी कोई किंतु परंतु किए नहीं। सब रिजेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, रोना हंसना दोनों छोड़कर सीधा हम लोग काम पर लग गए, और उसका रिजल्ट हमको मिला कि एक अभूतपूर्व विजय, एक सर्वसाधारण परिवार से, एक सर्वसाधारण कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं रहते हुए भी विजय मिला। विजय मिलने के साथ में जवाबदारी भी मिली, और मैं मेरे मुंह से बताने से अच्छा कि आपने खुद 2 साल से कवर कर रहा है यूसीएन मुझे, तो मेरी न्यूज़ मुझे लगता नहीं कि कभी कोई निगेटिव आई होंगी कि खासदार ने कहीं पे भी रामटेक लोकसभा का सम्मान गिराने का काम नहीं किया होगा, सम्मान बढ़ाने का ही काम किया है। और जो इश्यूज हम जहाँ रेस करना पड़ा, चाहे फिर वो संसद हो या स्टेट लेवल के हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के विषय हो, हर विषय पे हमने इशू को रेस किया और उसमें सफलता मिली है। इसी वजह से लोगों का आज भी प्रेम कायम है, और कहीं पे भी ऐसा निगेटिव नहीं है कि हमारा सांसद निष्क्रिय करके कभी मुझे अभी तक सुनने को नहीं मिला।
और जहाँ जहाँ जो जो विषय मुझे दिखते हैं वो सारे विषय में हाँ, हमारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा होने से संपर्क थोड़ा कम रहता है, लेकिन इशूज़ तो कहीं के भी हो, चाहे फिर वो नरखेड़ का हो या भिवापुर का हो, देवलापर का हो या फिर हिंगना का हो, वो तो इशू तो मैं उठाता ही। पिताजी WCL के वर्कर थे और वर्कर के परिवार से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे, तो इसको आप क्या मानते हैं, नियति मानते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या आप राजनीति में आए और इतना बड़ा पद आपको मिला, तो इसे क्या आप नसीब के तौर पर देखते हैं? और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है कि जैसे ये कहा जाता है कि एक पुरुष की जो सफलता होती है वो उसके पत्नी की वजह से बहुत ज़्यादा आधारित होती है, तो कहाँ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाली थी, चुनाव हालांकि उन्होंने नहीं लड़ा और आपके हिस्से में ये जीत आई और आज आप ये कर रहे हैं, तो किनका श्रेय रहा? बिल्कुल, 2007 में मैं ग्राम पंचायत सदस्य भी एक्सीडेंटली बना। मुझे पॉलिटिक्स में आना नहीं था, लेकिन सरपंच भी रहे। हाँ, वो 2017 में उप सरपंच बना मैं। 2007 में ग्राम पंचायत सदस्य करके मैं कांदरी ग्राम पंचायत में चुनकर आया और उसके बाद से ही पॉलिटिकल मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। किंतु 2007 के पहले अगर आप देखोगे तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, पॉलिटिकल कहीं कोई पोस्ट नहीं, कुछ भी मेरा लेना देना कोई पॉलिटिक्स से नहीं था। हमारे एक चाचा जी पॉलिटिक्स में थे, उनके साथ में हम थोड़ा सपोर्ट करते थे, बाकी उससे कुछ नहीं। लेकिन 2007 में मेरे वार्ड के लोगों ने एक इशू हमारे यहाँ पे हो गया था, दारू भट्टी का। हमारे वार्ड में दारू भट्टी की NOC ग्राम पंचायत ने दिया, उसके प्रोटेस्ट में सारे महिलाओं को लेकर हम लोग सब वहाँ पे आंदोलन वगैरह किए और उसको वो दारू भट्टी जो थी वहाँ पे दारू की दुकान जो थी उसको हमने वहाँ से हटवाया। और उसके कुछ 6-8 साल भर बाद ही इलेक्शन थे, तो सारे वार्ड वालों ने मिलकर बोले कि आपको ही लड़ना है, मतलब मुझे कुछ नहीं। लेकिन जब चुनकर आए, लड़े, चुन के आने के बाद में मुझे जो पद पे आता हुआ है, जो जवाबदारी मिलती है, तो उसके साथ में न्याय करना, क्योंकि जवाबदारी लेकर सिर्फ उसको यानी घूमना ऐसा इशू नहीं था। तो जवाबदारी मिलने के बाद में उस जवाबदारी को पूरी तरीके से अच्छे तरह से निभाना। तो मैं ग्राम पंचायत सदस्य रहने के बाद भी मेरे गाँव के लिए, मेरे वार्ड का तो काम कर ही रहा हूँ, अदर दैन दूसरे वार्डों में भी जाके काम करना, सारे गाँव की समस्याओं को सुनना, सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये हर दिन के रूटीन में आ गया कि सुबह का समय सिर्फ गांव की सेवा, बाद में फिर 11-12 बजे के बाद अपना नागपुर का जो भी मेरा वर्किंग है, मेरा बिजनेस है, उस पर ध्यान देना। तो रूटीन में बन गया। WCL के वर्कर करके ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई, क्योंकि पापा हमारे WCL वर्कर करके ही थे। मेरी बड़ी सिस्टर पुलिस इंस्पेक्टर है, छोटी लेक्चरर है। तो सिर्फ मेरा ये एजुकेशन थोड़ा कम हुआ और मैं बिजनेस में रहने की वजह से मैंने एजुकेशन में नौकरी करना नहीं था, इसलिए मैं मेरा बिजनेस में था और पॉलिटिक्स कहीं दिमाग में नहीं थी। ग्राम पंचायत सदस्य पद मिलने के बाद में वहाँ से शुरुआत हुई। तो सरपंच मैं कभी रोस्टर मेरा नहीं आने की वजह से 3 बार मैं ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर आया, लेकिन सरपंच नहीं बन पाया। 2017 में मुझे उप सरपंच पद मिला, क्योंकि उस समय मेरी 17 में से 14 लोग मेरे वाले चुनकर आए। सारा पैनल मैं मेरे गांव में लड़ा था, सभी का सहकार्य, सभी का प्रेम। जिस गांव में मैं यानी चुनकर आता हूं, उस गांव में भी मेरी कोई यानी ऐसी कास्ट बोलोगे तो मेरी बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, लेकिन सारे कास्ट के लोग। क्या बात कर रहे हैं, पूरा तो खेल लोकसभा चुनाव में आपकी कास्ट पे चला था और जितना जो वोट बैंक है लोकसभा में भी मेरी कास्ट बड़ी नहीं है, लोगों से प्रेम। जिस समूह से आप आते हैं परमात्मा एक, वो तो बड़ा नहीं, वो एक मेरा अलग विषय है। बट कास्ट को बोलेंगे तो मेरी कास्ट बड़ी नहीं है, मेरे गांव में भी नहीं है। हाँ, मैं परमात्मा का सेवक हूँ और आज से नहीं, 96 से मेरे पापा ने जब से लिया तब से है और उसको कभी भुनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। हाँ, लेकिन पंत प्रधान मेरे गांव में आए और उन्होंने मेरे गांव में सभा लिया। आपने देखा होगा इतिहास में कभी देश के पंत प्रधान ने कन्हान जैसे छोटे गाँव में PM की सभा होना, ये बहुत बड़ी बात थी। और वहीं समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं रश्मि बर्वे नहीं है, फिर भी श्याम कुमार बर्वे भी इनको हल्का जा नहीं रहा है, इसलिए वो PM की सभा गडकरी साहब के लिए नागपुर में लेना चाहिए। वो छोड़कर हमारे यहाँ रामटेक में, जनरली रामटेक लोकसभा की सारे चुनाव की बड़ी सभाएं ये रामटेक में ली जाती है या काटोल में ली जाती है, बट वो सब छोड़कर कनान में ली गई। पहली बार इतिहास में कनान में आने, और वो मैं कैंडिडेट वहाँ से था, वहाँ पर उन्होंने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की धरती से मैं यानी बात कर रहा हूँ वगैरह बोले, तो उससे हमको सबको चांस मिला और वो सब बातें हुई और सबको पता चला कि मैं परमात्मा के सेवक हूँ। तब तक तो किसी को पता भी नहीं था कि PM ने नाम लेने की वजह से, महान त्यागी बाबा जो हमारे सदगुरु है, उनका नाम लेने के वजह से ही सबको पता चला कि
जो अपोनेंट बीजेपी के अपोनेंट जो सांसद है उम्मीदवार है वो परमात्मा है, उसका मुझे बहुत यानी पीएमजी आने की वजह से ही मुझे ज़्यादा फायदा मिला, ये मैं मानता हूँ। पर एक रह गया कि मतलब पत्नी की भूमिका और उनके लक को कितना मानते हैं, उसको भी दे दे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 2017 में मैं उपसरपंच बना, 2020 में टेकाड़ी जिला परिषद सर्कल ये महिला आरक्षित हुआ, उसके वजह से उनको लड़ाना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं ही लड़ने वाला था। तो लकीली महिला तो वो एक्सीडेंटली उस चुनाव में आई। उस समय एक्सीडेंटली मैंने मेरी सीट उनको दिया महिला होने की वजह से, और हमारे नेता सुनील केदार साहब ने उनको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, जबकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं बने। लेकिन आपने देखा कि 2-2.5 साल, पौने 3 साल उस पद पर रहे। पौने 3 साल में उनके समय में कोरोना का 2 साल मिला, और उसके बाद भी ग्रामीण का विकास कहीं रुकना गया। चाहे कोरोना पीरियड में जो प्रावधान सरकार ने जो नॉर्म्स दिए थे वो सारे को करके, सारे पीएससी को अपडेट करने का काम, एम्बुलेंस से लेकर हर कोशिश की कि पद का सदुपयोग कैसा हो सकता है। और उसका तो सर्टिफिकेट आपने देखा है कि एक महिला को फर्स्ट टाइम कोई चुनकर आई, 2.5-3 साल काम किया और उसके सर्टिफिकेट करके उसको लोकसभा की टिकट मिली, तो इससे बड़ी बात और क्या बोल सकते हैं। और हमने तो ये भी देखा, और उन्हीं के नाम पर आपने उस समय मेरा पोस्टर बैनर शायद देखा कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन उस समय मेरे सारे इलेक्शन में बैनर में सबसे बड़ी फोटो अगर किसी होंगी तो रश्मि बर्वे जी की थी, मेरी छोटी थी। फोकस पूरा इलेक्शन का उनके ऊपर ही था, उन्हीं के कामों के ऊपर लोगों ने मुझे मतदान दिया। और एक चीज़ हमने ये भी नोटिस किया कि ये मुझे लगता है कि कई लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा, एक पत्रकार के तौर पर हम देखते थे कि वो कभी भी रहें हमेशा अपने सर पे पल्लू रखने का जो रिवाज है वो आज तक उन्होंने रखी है, जबकि महिलाएं जो है उसको अब धीरे धीरे ये परंपरा एक तरीके से खत्म होती आ रही है। वो हमारे घर में थोड़ा सा वो कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रखती है, उनको अच्छा लगता है कि यानी हमारे घर के अंदर रखते थे, घर के बाहर तो कोई यानी आज का, लेकिन उन्होंने उसको ही बाहर भी रखा, तो सभी ने उसको अप्रिशिएट किया, सभी ने अच्छा उसको सम्मान दिया। वो परंपरा है, जिसकी मर्जी है कि उसको आगे बढ़ाना है या नहीं। अभी मॉडर्न समय है तो सब मॉडर्न की इसमें सब अपनी पुरानी परंपराएं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि नहीं मैं मेरी परंपरा के हिसाब से रहूँ, और उसको सबने सराहना ही किया, किसी ने कहीं गलत नहीं बोला। और उसका रिजल्ट आपको सामने है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के पीछे उनका कितना बड़ा रोल है। मुझे तो गर्व से कहना चाहेंगे कि वो उसके सबसे बड़े अगर कोई यानी मेरे पीछे हाथ था तो उन्हीं का था, और उसी की वजह से मैं आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे नेता सुनील केदार जी और रश्मि बर्वे, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, और उसी वजह से टिकट से लेकर हर चीज़ उन्होंने मेंटेन किया, क्योंकि मुझे तो 15 दिन के अंदर इलेक्शन ख़त्म करना था, बस इतना ही रोल था उस समय। मेरा रोल मैंने किया, उसके बाद की जवाबदारी फिर बाकी बड़ी मिली। एक सवाल ऐसा है कि जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और एक तरीके से वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है सबसे संपर्क रखने का। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अब नया संसद भवन बन गया है तो परिसीमन जो है वो भी एक तरीके से हो जाएगा, सीटों का भी पिछली बार वो होते होते रह गया। तो क्या लगता है बतौर जनप्रतिनिधि आपको कि जो परिसीमन है सीटों का वो फिर से एक बारी होना चाहिए क्या? एक सांसद के तौर पर इतने बड़े जनसमूह को और इतने बड़े क्षेत्र को एक तरीके से सर्विस देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नहीं, वो तो उसके लिए तो हम लोगों ने, हमारे विरोधी पक्ष नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी ने उसके लिए संसद के अंदर ही बोला है कि परिसीमन तो करना बहुत ज़रूरी है, बट कब? जब लोक संख्या हमें पता हो, जनगणना हमारी होना चाहिए, उसके बाद में जनगणना के अनुसार आप उस बिल को लाइए। जो 1971 में जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया गया उसी तर्ज पे हमको करना पड़ता है, तो उसके लिए सेंसेक्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास में। सेंसेक्स के बिना करना बोले तो यानी कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ में है, लेकिन ये सरकार सेंसेक्स के बिना करने में ज़्यादा विश्वास रखती है, ताकि हम, जैसे आपने जम्मू कश्मीर को देखा होगा कि किस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ वहाँ पर, और वहाँ कितनी कंप्लेंट्स थी कि डिलिमिटेशन में बहुत सारे लोगों के क्षेत्र को तबाह कर दिया गया, और अपने हिसाब से जैसा मुझे कैसा फ़ायदा मिलेगा वो डिलिमिटेशन नहीं होता है। डिलिमिटेशन लोक संख्या के आधार पर होता है, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर कैसी परिस्थिति के ऊपर होता है कि सबको आसान हो, जो भी सांसद बने उसको आसान हो, ना कि काटोल अलग चले जाए, भिवापुर अलग चले जाए। तो इसको समानता रहना चाहिए। आज शहर एक अर्बन एरिया को अलग किया गया और रूरल एरिया को अलग किया गया, तो सर्वमान्य है। कहीं काटोल का भी सांसद बनेगा तो उसको भी
और देखना है, वो चाहे भिवापुर का भी बनेगा तो उसको भी देखना है, चाहे मैं कनान से बना हूँ तो भी मुझे सभी क्षेत्र देना है। अर्बन से गडकरी जी को सिर्फ एनएमसी एरिया देखना है, वह एनएमसी एरिया में भी 2 वार्ड मेरे इसमें आते हैं। तो सबको समान हो, ना उसमें कोई भेदभाव हो, ना कोई ये क्षेत्र मेरा लॉस वाला है तो उसको कहीं अलग डाल दो, ये प्रॉफिट वाला तो उसको जोड़ लो, वो चीज़ें ना होते हुए एक समान हो। इसके लिए सेंसेक्स ज़रूरी है, हम तो उसके लिए तैयार है, लोकसभा भी तैयार है, सब तैयार है, लेकिन सेंसेक्स के बाद में। लेकिन ये लोग महिला आरक्षण के नाम पर वो डिलिमिटेशन बिल पास कराना पिछली बार चाहते थे, जो गिर चुका है, क्योंकि महिला आरक्षण ऑलरेडी 2023 में दे चुके हैं हम लोग, सारे संसद ने एक मत से पारित कर चुका है। और विपक्षी नेता और विपक्षी सारे इंडिया अलायंस का कहना है कि महिला आरक्षण तो आप अभी भी लागू कर सकते हो, तो पास है, 545 हमारे सांसद की संख्या है, उसमें आप लागू कर दीजिए, हम लोग रेडी है। लेकिन इनको डिलिमिटेशन करके संख्या बढ़ाकर 832 कर फिर महिलाओं को देना है, 583 को धक्का लगे ना और महिलाओं को देके हम लोग दिखाएंगे कि महिला आरक्षण बिल दिया है। तो ये जो मंशा है उनकी वाली, ये गलत मंशा है, उसमें उनको हम अपना स्वार्थ साधना है, इसलिए वो डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं। पर सरकार का तो ये कहना है कि विपक्ष ने वो अच्छा बिल था उसको पास होने नहीं दिया और एक तरीके से ये महिलाओं के साथ में जो है वो अन्याय है। हाँ, आपने महिलाओं के साथ में अन्याय बोला, जब आप जैसा एक एंकर महिलाओं के साथ में अन्याय बोल सकते नहीं, हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का ऐसा कहना था विपक्ष के लिए, यानी आपने उसको माना ना कि कहीं ना कहीं महिला बिल था, महिला बिल ही नहीं था वो। यही चीज हम लोग वहाँ पे सब उस समय मीडिया ने जो प्रोपोगंडा फैलाया था कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। जो चीज पास हो चुकी है उसको दोबारा रखने की जरूरत नहीं होती है ना, वो डिलिमिटेशन बिल था। पर उसके लिए सरकार ने उसको अलग महिला बात आरक्षण कही बिल कि नाम दिया गया। वो जनसंख्या के आधार पर और इस तरीके से नियमों का हवाला दिया और इस तरीके से नए सिरे से उसको पेश करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो सरकार की ओर से तो कही। महिला बिल था ही नहीं, महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। यही चीजें हमने बताया, संसद में भी बताया, संसद में डिबेट नहीं किया उन्होंने और बिल पे वोटिंग लिया और गिर गया। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 में, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया है, विपक्ष ने भी उसको साथ दिया है, हाँ महिला आरक्षण होना चाहिए करके। तो वो लागू कीजिए, आज कीजिए, कल कीजिए, हम अभी संसद स्टार्ट है, अभी इस सेशन में भी लाया तो हम लागू कर देंगे उसको। सिर्फ लागू करना है सरकार को, पास हो चुका है, किसी मैंने उसमें कोई वोट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैंने आपके बहुमत है या नहीं है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये डिलिमिटेशन बिल था और उसको गुमराह तरीके यानी गलत तरीके से उसको पेश किया गया कि महिला की विरोधी विपक्ष है करके, और वो सब बाद में सबको समझ में आया कि ये महिला विरोधी डिलिमिटेशन बिल है। अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं सरकार, देखो बहुमत भी आ रहे हैं उनके पास में, बहुमत भी एक तरीके से राज्यसभा में उन्होंने जोड़ लिया। लोकसभा में तो बिल के हिसाब से नहीं है, पर राज्यसभा में बहुमत के आधार पे आप सरकार चला रहे हो, क्योंकि आपको जनता ने अगर बहुमत दिया है तो आप सरकार चला रहे हैं, उसका आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। आप जोड़ तोड़ के ये पार्टी फोड़ के वो पार्टी फोड़ कर अगर बहुमत जमाते तो उसको बहुमत नहीं बोलते, उसको एक हुकुमशाही डिक्टेटरशिप बोलते हैं, जो आपने देखा है कि अभी चल रही है। 12 साल में कभी कोई रिजाइन नहीं हुआ, ये जो औरा था वो कहीं ना कहीं आज चकनाचूर हुआ है और अभी ये लाइन पर आ रहे हैं धीरे धीरे। और इनसे जो राहुल गांधी जी ने बोला था कि यही सरकार से हम हमारी चीज़ें करवा के लेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना करना के लिए राहुल गांधी कहा कि हम इसी सदन में पास कर दिखाएंगे। और आपने देखा होगा नेक्स्ट सेशन में पीएम ने खुद बोला कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। हाउस में बोली वाली, संसद के सदन में बोली वाली चीज़ भी ये लोग मानते नहीं। अभी आप सेंसस का फॉर्म देखिए तो उसमें ओबीसी की जनगणना कहीं लिखा नहीं है, एससी एसटी की है और अदर है, ओबीसी नहीं है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों से ही घूमने वाली सरकार है। नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ आप बता दो। 2 करोड़ नौकरी जो देने का वादा इस सरकार ने किया था हर साल देने का, तो वो हर साल देने की अभी तक के 12 साल में 2 करोड़ नौकरी सरकार ने दिया नहीं है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात किया था, महिलाओं को उत्तम सुरक्षा देने की बात किया था, कुछ भी एक भी चीज़ नहीं किया। जिस प्रॉमिस के ऊपर ये सरकार को इस जनता ने, भारत देश की जनता ने वोट किया था, मोदी जी के सुहावने सपने दिखाकर जो लोगों से मतदान लिया, उस पर कहीं पे भी खरी नहीं उतरी। अब ये सरकार फेलियर हो चुकी है। अब कितने दिन और सर्वाइव कर सकती है, यही देखना बाकी है अभी।
एक और आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन, अभी एक तरीके से उसे हम कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया, जेनजी का। इसमें कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका रही वो तो समर्थन रहा इस आंदोलन को, लेकिन ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पैरेलल अपना एक तरीका अपना के जो है वो उसको एक तरीके से उठाया, और आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर में भी प्रदर्शन किया। और आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि राहुल गांधी या संसद परिसर में जो प्रदर्शन होते हैं उसमें आपकी भूमिका जो है वो बड़ी आक्रामक रहती है और अग्रगण्य रहती है। तो एक तरीके से आप जो है कांग्रेस पार्टी के उन सांसदों में एक तरीके से शामिल हैं कि जो आगे बढ़कर जो है वो जनता के मुद्दों को रखते हैं। तो इस आंदोलन को या जेनजी का जो मुद्दा है, नीट से रिलेटेड वो मुद्दा है, लेकिन जेनजी उसमें आगे आया है, तो इस आंदोलन को किस तरीके से कांग्रेस देखती है? बिल्कुल, आपका प्रश्न एकदम सही है कि ये मैं आंदोलन में आगे रहता हूँ, उसका मेन रीज़न ही है कि मेरे संसदीय क्षेत्र ने मुझे चुना है। मेरे ख्याल से मैं आज तक का सबसे कम उम्र का सांसद होऊंगा जो रामटेक लोकसभा से चुनकर गया है। मुझसे कम उम्र का सांसद अभी तक के मुझे याद नहीं है कि कोई गया हो। तो उसका कहीं ना कहीं एनर्जी हम में आज ज़्यादा है, और जो इशू हम लोग, हमारी पार्टी या हमारे नेता, विपक्ष नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो जेन्युइन इशू पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से सीजेपी का आंदोलन खड़ा हुआ, उसको हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी ने उसको समर्थन देने के लिए हमारे राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा जी को वहाँ पे स्टेज पे भेजा। हमने वहाँ पे पब्लिकली समर्थन जाहिर किया कि कांग्रेस इस आंदोलन के साथ में है। पर बहुत सारे दल के जो नेता थे वो उस मंच पर गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उससे दूरी बनाए रखी। नहीं, दूरी नहीं बनाए रखी, कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट को हमको हाईजैक करना नहीं था। अगर हम उस जगह चले गए होते तो कांग्रेस में आंदोलन हो गया रहता, और उसको एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वे से मोड़ा गया होता। यही मीडिया, यही राज्य सरकार उसको एक कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन करके उसको बदनाम कर सकती थी उस आंदोलन को। इसलिए हमने उससे डिस्टेंस रखा, दूरी नहीं, लेकिन सिमिलर जगह जहाँ संसद में हमारी जगह है विपक्ष करके, वहाँ पर हमने उस विषय को रेस किया। बच्चों पे हमारे वाले, जब आपने देखे होंगे किस तरीके से बर्बरता उनके ऊपर हुई, कील, लाठी में कील ठोक कर मारने का काम किया गया, टीयर गैस उन पर छोड़ा गया, वाटर कैनन से उन पर वार किया गया, पैलेट गन से उनको मारा गया। सारे वीडियोज आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आरएएफ ने उन पे बर्बरता बरती है। महिलाओं को किस तरीके से उनको प्रोटेस्ट से मारा तो मारा, लेकिन आपने देखा होगा वीडियो देखने, अब मैं बोल भी नहीं सकता कि किस तरीके से वहाँ पे जवानों ने उनके साथ में हरकतें की गई है। तो वो सारे चीज़ों को 20 तारीख को हुआ, और हमने 22 तारीख को पीएम का घेराव किया। हमने एक सांसद करके, एक मुख्य विपक्ष करके जो हमारा कर्तव्य था वो पूरा किया। बच्चों के साथ खड़े रहे, लेकिन हम हमारे प्लेटफॉर्म पर रहे, संसदीय प्लेटफॉर्म पे हमने वहाँ पे पुरजोर विरोध किया, ताकि इस आंदोलन को कहीं पे भी कोई बदनाम ना कर सके। और वो उसका ही रिजल्ट है कि बच्चों, जो युवा शक्ति हमारे देश की आज खड़ी हुई है एक सरकार के खिलाफ में, कि सरकार की गलत नीति के खिलाफ में सरकार को झुकना पड़ा। और 12 साल में जो अपने आप को कहते थे कि इस सरकार में रिजाइन ये शब्द नहीं है, वो कहीं ना कहीं झूठा गिरा और उनको रिजाइन देना पड़ा। तो ये हमारे देश की युवा ताकत दिखी है, युवा शक्ति ने बताया कि ये देश हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। हमने आपको चुना है, आपने हमें चुना नहीं है। और जब देश का युवा, किसान, महिला खड़ी हो जाए तो ये देश की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ता है। ये मैसेज सरकार को पहुंच चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से देश के पंतप्रधान संसद में नहीं दिख रहे आपको, देश के होम मिनिस्टर संसद में दिख नहीं रहे। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसा फेस करें, और जब समझ में आएंगे तब आएंगे। अब तो मांग कर रहे हैं कि आकर जवाब दो कि ये आरएएफ को और दिल्ली पुलिस को किसने अधिकार दिया है पैलेट गन चलाने का, टीयर गैस चलाने का, कि उसका उत्तर होम मिनिस्टर को देना है। क्योंकि वो अर्बन टेरिटरी है, यूटी है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर वहाँ की पुलिस है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, होम मिनिस्टर के अंदर में है। और उनको आदेश किसने दिया उसका जवाब दीजिए, और आपने नहीं दिया तो उन पर कार्रवाई कीजिए। तो अभी तक के कोई जवाब आया नहीं है, वो मांग हमारी शुरू है। पर एक सवाल कांग्रेस के ऊपर में भी एक तरीके से उठाया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री के घर को ही चुन लिया गया, एक तरीके से उसके घर के बाहर के परिसर को, तो एक
ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नई तरह की एक तरीके से परंपरा शुरू कर दी है। इस परंपरा को नहीं शुरू करना था क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जो है वो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा संवेदनशील हो जाता है। हमारे देश के ही आंदोलनकारी, हमारे देश के सांसदों से अगर हमारे देश के पंतप्रधान को खतरा होगा तो कितने असुरक्षित पंतप्रधान है। कभी संसद के अंदर बोलते हैं कि महिलाएं मुझे मारना चाहती थी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि संसद के अंदर कोई महिलाएं पीएम को ऊपर अटैक करने वाली थी, कोई हथियार लेकर गए थे, मेरे जान को खतरा था। तो हमारे देश के पंतप्रधान कुछ भी कह सकते हैं, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और अपना बचाव करने के लिए कोई भी आरोप लगा सकते हैं। देश के सांसद हैं हम लोग, हमें हमारी पद की गरिमा पता है और हमारे संवैधानिक अधिकार पता है। हमने एक ने भी उनके गेट को छुआ तक के नहीं। हम गेट के बाहर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ना हमारे हाथ में कोई पत्थर था, कोई लाठी थी, या कुछ नहीं। हमको हमारे जो पंतप्रधान सोए हुए थे उनको जगाना था कि हमारे बच्चों के साथ कैसी बर्बरता की गई है, उस पर आप कुछ बोलो, उस पर जवाब मांगो सरकार से। वो हमारा कर्तव्य था, इसलिए हम लोग वहाँ पर गए थे कि बहरी सरकार सुने हमारी बात। और आपने देखा होगा कि हम वहाँ जाने के बाद में हमने गिरफ्तारियाँ दी, शांति से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे साथ में कैसी बर्बरता की गई, राहुल गांधी जी को कैसा घसीटा गया, हमें कैसे घसीटा गया, आपने सारे वीडियोज़ में आया है। तो देश के सांसद के साथ में इस तरीका व्यवहार किया गया तो हमारे बच्चों के साथ कैसे किया गया होगा, ये आप इमेजिन कर लीजिए। एक वीडियो और वायरल हुआ है, आपने देखा कि नहीं देखा? आपने तो देखा ही होगा, आप ही का वीडियो है। क्या आप बता रहे हैं, उसको देखा कि नहीं देखा आपने? तो क्या पुलिस ने ऐसा क्या कर दी थी कि इतना गुस्सा था? गुस्सा हमारे साथ में जो हो रहा था उसका तो था ही, वो कम था, लेकिन गुस्सा सबसे ज़्यादा था कि हमारे जो बच्चियाँ थे, हमारे 17-18 साल के बच्चियों के साथ में कैसी बर्बरता की गई, उनको कैसे कील वाली लाठियों से मारा गया, उन पे पैलेट गन चलाई गई, कई बच्चों के सर फटे दिखे, कई बच्चों के कपड़े फाड़े गए, कई बच्चे के आंखें अंधी हो गई है। उसका एक गुस्सा था और वो उस समय हमारे साथ में जब कर रहे थे तो वो सब याद आ रहा था कि जब देश के सांसदों के साथ ये बदतमीजी कर सकते हैं तो ये हमारे युवाओं के साथ में कैसा किया होगा। और वही गुस्सा वो आपने वीडियो में देखा और उसी समय हमारे किसी प्रेस वाले भाई ने माइक लगा दिया और वो गुस्सा था तो वो सब निकला कि देखिए ये सांसदों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पर प्रोटेस्ट में जो कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की या जो गाली गलौज भी हुई, उसको लेके पीएम का भी एक तरीके से बयान आया है और उसको उन्होंने अपना वक्तव्य बताया और एक तरीके से गुमराह पीढ़ी और गुमराह युवा एक तरीके से कहा है। तो जो प्रोटेस्ट के दौरान नारेबाजी हुई उसको किस तरीके से देखते हैं आप? कहाँ जा रहे हैं हमारे युवा आजकल? हमारा देश का मुखिया और हमारे घर का मुखिया, अगर मेरे घर का मुखिया अपशब्दों का प्रयोग करता है तो मुझे भी वो कान में सुनाई आते हैं और मैं भी फिर उन्हीं को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारे जो आइडियल होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारे देश के हमने जो बोया है वही काटेंगे ना। हमारे देश के पंतप्रधान को जब उस समय समझना चाहिए था जब किसी एक महिला को हम 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बोलते थे, जर्सी गाय जब हम बोलते हैं संसद के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अय्याज बोला जाता है, संसद में ए मुस्लिम एक कटवा ये जब शब्द उपयोग किए जाते हैं तो ये सारा जेनजी देखता है, मानता है, देख के उनको फॉलो करता है। मैं किसी भी अभद्र भाषा का कभी समर्थन नहीं करूँगा। जिस भी जेनजी ने हमारे देश के पंतप्रधान के लिए गाली गलौज का यूज किया है मैं उसका समर्थन कभी नहीं करूँगा। मैं क्या, मेरी पार्टी कभी नहीं समर्थन करती है। राहुल गांधी से मिलते हैं कि बातचीत करते हैं? एक ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी थोड़ा सा संवाद कम करते हैं। नहीं, आपने देखे नहीं हमारे वीडियो? वीडियो तो जो सामने आते हैं वो हमारे साथ में बात करते हुए दिख रहे हैं। प्रियंका जी हमारे साथ बात करती है, हम सभी सांसदों के साथ बात करते हैं। सारे विंग्स जितनी भी पार्टी में हमारे, चाहे वो फिर शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, सभी विंग से वो मीटिंग्स रहती है। तो जिसको जब समय देते हैं वो तो बिल्कुल उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, तभी तो देश के इश्यूज़ को उठाते हैं, तब तो देश की इशू की बात रखते हैं संसद में, और तभी तो उनको रोका जाता है कि देश के सारे इशू संसद के अंदर ये रख देगा तो पूरे देश को पता चल जाएगा क्या क्या इशू है। इसलिए देखा हो आप, उनके स्पीच में हमेशा इंटरप्ट किया जाता है, उनको रोका जाता है। अभी भी जब नीट जो बिल आया था उसके ऊपर बोलने के लिए खड़े हुए वो, तो उनको पूरा स्पीच करने दिया नहीं गया। यही तो मेन कारण है।
उनको देश के इशू सबको सब बात करते तभी तो पता होता है। और मान लीजिए कि आपको अगर मिलना हो, आप अगर चिट्ठी भेजें या अपॉइंटमेंट लें तो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके पार्टी के पुराने नेता जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उनका ये एक बड़ा आरोप रहा है कि हाईकमान से मिलने में और संवाद करने में जो एक तरीके से सुगमता होनी चाहिए थी वो नहीं होती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं सांसद बनकर गए हुए दिल्ली, तो मुझे तो ये अनुभव कभी नहीं आया। और मेरे यानी 2 साल का अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो राहुल जी और प्रियंका के साथ में कम से कम 100 बार की मेरी फ़ोटो दिख जाएंगी आपको, और वीडियो दिख जाएंगी जिसमें हम लोग उनसे मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो इश्यूज हमको समझ में आया, हमने जब जो इशू के लिए टाइम मांगा है तो सारे इशू के लिए हमको टाइम मिला है। अब आप देश के नेता से कोशिश करोगे कि मैं चले जाऊँ दिल्ली और 2 मिनट में मुझसे मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देश के पंतप्रधान से हमारे यहाँ के सांसद नहीं मिल पाते, उनकी ही पार्टी के उसी ऑफिस में संसद भवन के अंदर रहते हैं तो भी नहीं मिल पाते। तो ये तो अपना अपना एक तरीका है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है सबसे मिलने का। और जो गए वो जाने के बाद बोले, जाने के पहले कभी किसी ने नहीं बोला कि राहुल जी अवेलेबल नहीं रहते। राहुल जी तो पूरा समय देश के अंदर अवेलेबल है, तभी तो उन्होंने 3000 किलोमीटर की इतनी बड़ी यात्रा की है। अगर वो देश के अंदर अवेलेबल नहीं होते या कार्यकर्ता के अलावा, तो इतना प्रेम करने वाले का पार्टी में रहते नहीं थे। इतने इलेक्शन हारने के बाद लोगों ने उनको प्यार नहीं किया होता। आपके साथ कैसी उनकी ट्यूनिंग है? मैं सांसद करके तो बहुत अच्छी है, हमारे लीडर करके भी बहुत अच्छी है। और हमने जब जो विषय उनके सामने रखे तो उसको उन्होंने एकदम गंभीरता से लिया है। चाहे फिर वो कामठी विधानसभा का विषय आपने देखा होगा कि कामठी में जो विधानसभा में जो वोट 40,000 वोट की गड़बड़ी देखी गई, तो वो इशू मैंने दिया था और वो इशू उन्होंने पूरे देश में उठाया। नहीं, सवाल मैंने इसलिए पूछा कि एक तो ये रहता है कि आपके साथ में किसी की अंडरस्टैंडिंग जो है कि अगर आप एक उम्र के पायदान पर भी हों कि एक सम उम्र के व्यक्ति हों तो ज़्यादा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैच करती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और आप जो है वो एक तरीके से आयु वर्ग के ही होंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, तो ज़्यादा संवाद करने में भी आपके साथ में वो ज़्यादा कंफर्टेबल एक तरीके से होते होंगे। तो कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि आप नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप टी शर्ट पहन के घूमते हैं, कार्गो पहन के घूमते हैं, वो तो एक तरीके से नेता की पहचान कुर्ता पैजामा बढ़िया चकाचक जैकेट, तो कहाँ आप टी शर्ट कार्गो पहन के घूम रहे हैं? बिल्कुल, जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री जिस परिवार में बने हो उसके लिए टी शर्ट कार्गो ये नहीं है, उनके लिए तो सूट बूट होना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश के पंतप्रधान, पर कभी बताया आपको कि टी शर्ट क्यों पहनते हैं? लाखों के सूट पहनते हैं। अभी हमारे ही मंत्रालय में देख लीजिए, हम अपने यहाँ चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, तो हमारे पंतप्रधान का सूट 10-20 लाख रुपए का बनता है। मशरूम कहीं से तो भी आते हैं, कहीं से तो भी कंट्री से वो खाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ये तो आरोप है, आप थोड़ी देखने थोड़ी गए हमारे आंखों से देखते हैं, उनका डिजाइनर सूट रहता है, डिजाइनर सूट देख सकते, पर आप बता रहे कि मशरूम कहीं और से आता है, वो कोई देखने थोड़ी गए। जब बात निकली तो कहीं कुछ सच्चाई होती तभी बात आती है। राहुल गांधी के बारे में कभी किसी ने बोला क्या मशरूम कहीं से आते हैं, राहुल गांधी की कोई चीज़ यहाँ से आती है? नहीं आती। पर ये बोलते हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा में, उस दिन प्रोटेस्ट में आपको बता रहा हूँ, जब हमको अरेस्ट कर लेके गया, छत्रालय करके एक ग्राउंड में हमको रखा गया, तो वहाँ पर हम लोगों ने समोसा खाया और हमारे साथ राहुल गांधी जी ने समोसा खाया। वो वीडियो भी अवेलेबल है। कभी देश के पंतप्रधान को समोसा खाते आपने देखा? बताइए मुझे। बहुत नॉर्मल और बहुत झालमुड़ी खाया अभी उन्होंने, वहाँ गए थे इलेक्शन पीरियड में तो कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्शन ही हमारे पीएम के लिए इलेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे राहुल जी सर्वसाधारण, जो बरमूडा और टी शर्ट के पीछे का भी राज यही है कि सर्वसामान्य लोगों को कंफर्ट दिलाना कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं एक सर्वसाधारण हूँ, आप मुझसे कभी भी आके मिल सकते हैं और मैं आप में से ही एक हूँ। यही मैसेज देने के लिए वो टी शर्ट यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने हमारे उस समय धोती पहनकर सबको दिखाया कि मेरे देश के सर्वसामान्य लोगों के कपड़ों की कमी है, तो राहुल जी भी एक महान ही व्यक्तिमत्व है कि जो एक टी शर्ट पे उनके लिए क्या कमी है। जिस घर में 3 प्रथम बने हो उसको सूट बूट कभी भी पहन सकता है और कोई नहीं बोलेगा, लेकिन उन्होंने सब त्याग कर एक टी शर्ट को अगर अपनाया है तो इस देश के जनता को मैसेज है वो कि मैं आप में से एक हूँ, आप जैसा ही हूँ। और इसीलिए 3000 किलोमीटर वो पैदल चले और वो संदेश ही था कि मैं देश को जानना चाहता हूँ, और जानने के बाद ही उन्होंने बोला कि मैं तुम में से ही एक हूँ।
इसीलिए वो टी शर्ट को प्रिपेयर करते हैं। आपने समोसे का जिक्र किया, दिल्ली में नागपुर जैसे समोसे मिलते हैं क्या? नहीं, अब नागपुर तो नागपुर है। हमारा तर्री पोहा, तरी पोहा तो राहुल गांधी ने भी खाया नागपुर और आके। हमारे यहाँ के समोसे में भी जब वो तरी के बिना कहा हम समोसा, हमने कभी डायरेक्ट समोसा खाना पसंद नहीं किया। हमको तो साथ में कड़ी और तरी साथ कड़ी में और होना। तरी, तो नागपुर का वो तो मिस करते हैं हम दिल्ली में। वो चीज़ें जहाँ अगर वहाँ बनाना भी चाहे तो नहीं बनती है, क्योंकि हमारा साउजी स्टाइल है और वहाँ का एकदम तीखा कम है। तो वो टेस्ट तो हमारे नागपुर का वहाँ नहीं मिलेगा और दिल्ली का टेस्ट यहाँ नहीं मिलेगा। कौन अच्छा नेता है आपकी पार्टी में, राहुल गांधी की प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी की बड़ी चर्चा होती है और ये भी बताते हैं कि प्रियंका गांधी एक तरीके से जो है उनके कामकाज करने की जो छवि है वो इंदिरा गांधी के तौर पर है, और एक तरीके से जो जब तुलनात्मक रूप से तुलना भी हो जाती है तो बहुत सारे, मतलब आपकी पार्टी के नहीं, पार्टी के बाहर के लोग भी जो है ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी थोड़ा सा बेटर हो सकती हैं। नहीं, वो तो मेरे विचार आपके विचार सबके अपने अपने अलग हैं। आप राहुल गांधी जी की तुलना प्रियंका जी से नहीं कर सकते, प्रियंका जी की तुलना राहुल गांधी जी से नहीं कर सकते। वो एक अलग व्यक्तिमत्व है, ये अलग व्यक्तिमत्व है। आपने देखा होगा कि पिछले 12 साल से राहुल गांधी जी को किस किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया में सब ने इतना उनको नीचे दिखाने का काम किया गया, उनके लिए बदनामी फैलाने का काम किया गया, उनको पप्पू तक के कहा गया। उसके बाद भी कभी उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने काम से जवाब दिया है, अपने जो कर्तव्य से जवाब दिया है। नहीं तो दूसरा व्यक्ति मत होता कि इतना मम्मी के, उनके माँ के बारे में गलत बोला जा रहा है, उनके परिवार को चोर बताया जा रहा है, भ्रष्टाचारी बताया गया, लेकिन प्रूफ कभी कुछ नहीं किया गया। आपने देखा होगा जब उनको उनका सदस्यता रद्द कर दी गई तो उनको ढूंढना पड़ा कि उनके पास घर है कि नहीं है। एक फ्लैट सिर्फ उनके नाम पर है दिल्ली में। जिस घर में 3 पंतप्रधान बने हैं उनके पास खुद का बंगला नहीं है दिल्ली के अंदर। और 4 दिन के कोई एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए तो उनके पास, आप देख लो आज भारतीय जनता पार्टी के पास में 5 स्टार ऑफिस है दिल्ली में, मध्य प्रदेश में 5 स्टार ऑफिस है, कई हज़ारों करोड़ उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के अकाउंट में आप देख लो क्या है। तो राहुल गांधी जी एक अलग शख्सियत है, प्रियंका जी बेबाकी से अपने प्रश्नों को अच्छा उत्तर रखती है। राहुल गांधी जी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, प्रियंका जी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। दोनों एक ही परिवार के हैं, किंतु अपनी जो जवाबदारी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति, ये देश को उस गांधी परिवार ने सींचा है अपने बलिदानों से, और उसी कर्तव्य खातिर इतना अपमान सहन करने के बाद भी वो आज विपक्ष सत्ताधारियों के सामने खड़े हैं सीना तान के, और बिना डरे अपनी बात को और अपने इशू को रखते हैं। नहीं तो आज आपने देखा ईडी सीबीआई का डर, कितने बार ईडी सीबीआई ने राहुल जी को परेशान किया, सोनिया जी को परेशान किया, जबकि वो फिलहाल उनको तबीयत खराब नहीं रहने के बाद भी ईडी ऑफिस में उनको बैठाया गया। लेकिन इस परिवार ने इस देश को छोड़ा नहीं, इस देश की जनता को छोड़ा नहीं, उल्टा अपना जो जवाबदारी उनकी है कि इस देश ने हमें इतना सम्मान दिया, उस सम्मान, हमारे परिवार, उनके परिवार को सम्मान दिया, उसके खातिर आज भी लड़ रहे हैं। हमारे देश में जो जो चीज़ों के गलत हो रहे उस गलत चीज़ों को सुधारने के लिए, और वो जनता की आवाज़ बनकर आज संसद में एक मुख्य विपक्षी दल करके आज भी खड़े हैं। दिल्ली में आपका प्रवास रहता होगा, दिल्ली में आप लंबे समय तक रहते हैं, अपने क्षेत्र के कौन से सांसद से आपकी बहुत अच्छी बनती है, जमती है? क्या कोई विरोधी पक्ष का भी कोई सांसद हो, उससे बहुत अच्छी बातचीत हो, बहुत अच्छा एक तरीके से दोस्ताना माहौल हो, या कौन से सांसद आपसे नहीं, सबसे हमारे करीब है? तो हमारे पार्टी के तो सभी से हमारे सांसद हैं, चाहे वो भंडारा गोंदिया हो, हमारे चंद्रपुर की हमारी धानुकृताई है, अमरावती के हमारे बलवंत वानखेड़े हाँ, ये भी देखते हैं हम कि प्रोटेस्ट में विदर्भ के जो कांग्रेस के सांसद रहे वो एक साथ ही रहते हैं। विदर्भ तो साथ में रहता है। तो इनको लीड कौन करता है? आप भी करते हैं कि आप भी नए नए आइडिया लाते होंगे, आज इस तरीके से प्रदर्शन करना है, ऐसा प्रदर्शन करना है? ऐसा कोई नहीं, हर एक का अपना अपना रोल है। जिसको जो सब्जेक्ट पे जो अच्छा कर सकता है उसको हम लोग आगे करते हैं। ये अभी सब हमारे सांसदों का अगर आप देखोगे तो सारे यंगर सांसद आपको ज़्यादा दिखेंगे, और उसी का नतीजा है कि अभी इसके पहले के प्रोटेस्ट में और अभी के प्रोटेस्ट में बहुत फ़र्क आ गया। इसके पहले कांग्रेस रास्ते पे आने के लिए थोड़ा सोचती थी, और अभी आपने देखा होगा कि 2024 के बाद से हर इशू को रास्ते पर लेकर आना, मीडिया को मजबूरन कवरेज देना पड़ता है। आप कम से कम ये मान रहे हैं कि मजबूरन कवरेज दे रहे हैं? आपके पार्टी के तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कवरेज नहीं दे रहे हैं हमको। नहीं, हमने पीएम के गेट पर जब आंदोलन किया तो पूरा देश के सारी मीडिया ने उसको कवरेज दिया, और वही बोल रहे हैं ना
कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो उनको मजबूर करना है हमें कोई चीज़ें आसानी से मिलने वाली नहीं है। हम विपक्ष है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। ये राजीव गांधी जी का विपक्ष समय की सत्ता नहीं है, या इंदिरा जी के समय की सत्ता नहीं है, या जवाहरलाल नेहरू जी की समय की सत्ता नहीं है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने सरकारी खर्चे से उनकी बीमारी का इलाज करने विदेश भेजे, वो भी विरोधी को। तो वो उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार सबको लेकर चलती है। आपने देखा होगा जो आज हमारे सत्ता पक्ष के भाई है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, उन्होंने कांग्रेस के समय में उनके मतदार संघ में कितने काम किए हैं। उनको कभी रोकने का काम नहीं किया गया, उनको सपोर्ट किया गया सरकार करके। वो एक विधायक करके या सांसद करके उनके जो अधिकार थे उनको कभी रोका नहीं गया। आज तो क्लियर बोला जाता है कि वो विरोधी है, उसका काम नहीं करना। उसका यानी पद की एक सम्मान गरिमा रखने का काम उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन ये 12 साल में आपने देखा होगा कि विपक्ष को ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस कभी ख़त्म ना हुई है ना भविष्य में कभी होंगी। ये तो उनको भी समझ में आ गया। जब जब कांग्रेस ने ख़त्म करने की कोशिश करने की बात की है वो ख़त्म हो गए, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं। हमारे नागपुर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अपने संसदीय क्षेत्रों के कामकाज को लेकर वो मिलने जाती हैं और वो अच्छे से समय देते हैं और कामकाज भी करते हैं। तो फिर कैसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे कह सकते हैं? मिलना एक अलग है, और ईडी, सीबीआई और अदर चीज़ों में आपने देखा होगा किस तरीके से पार्टियां फोड़ी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद को पूछो ना, आप अपने मर्जी से गए क्या? उन पे कितना प्रेशर रह गया, ईडी सीबीआई का कितना यूज हुआ, पैसे कैसे गए? एक दो पार्टी महाराष्ट्र के अंदर फोड़ दिया गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना। तो ये किस, क्या कोई विचारधारा पे गए क्या वो लोग? कोई विचारधारा है उनकी वाली? कोई हिंदुत्व है? अजित पवार और उनका कोई मेल है? तो ये सब खेल है ईडी सीबीआई का, ये आपको दिख रहा है। तो कोई विचारधारा तो नहीं इस पार्टी की। ये तो सबको विपक्ष खत्म, विपक्ष मुक्त भारत होना उनको, ताकि हम कभी सत्ता से बाहर ना जाए। ये अपने कामों पे कभी वोट मांगे क्या इन्होंने कि हमने जो वादे किए थे 2014 में वो ये वादा पूरा किया? ऐसा कभी पीएम ने बोला है? इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, पहलगाम हुआ, पहलगाम पे किसकी जवाबदारी इन्होंने फिक्स किया? कभी हुई क्या जवाबदारी फिक्स? आज भी नहीं होती थी नीट पे। वो तो जेएनजी खड़ा हुआ, विपक्ष खड़ा हुआ करके वो रिजाइन हुआ। नहीं तो आपने इसके पहले देखा होगा कि एक गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल चाकूरकर, उनको सिर्फ ड्रेस बदलने के लिए इस्तीफा देना पड़ा था। आदर्श घोटाले में नाम आ गया था अशोक चौहान जी का, उस पर रिजाइन दिया। वो आज बीजेपी में है, नेता है। विलासराव देशमुख ने एक डायरेक्टर को साथ में क्या चले गए थे, उसके लिए रिजाइन करना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। तो ये डेमोक्रेसी में जब जनता अगर कोई चीज़ का विरोध करती है तो उस समय उसको जनता के साथ खड़े सरकार को रहना पड़ता है। लेकिन ये सरकार वैसी नहीं है। इन पे तो कितने भी घोटाले लग के आरोप लग जाए, कभी रिजाइन देखा इनका वाला? कभी एक्सेप्ट किया इन्होंने? ये तो करवाए, ये तो झुकना पड़ा। इस देश की जेएनजी ने उनको झुकाया, और अभी उनको बहुत सारी चीज़ें, अभी तो उनको प्रूव करना है कि किसने जेएनजी पे लाठीचार्ज किया, किसने पैलेट गन चलाया, उस पर भी सवाल का जवाब देना है। देश का जेएनजी उनको देख रहा है। पर अब एक और आंदोलन खड़ा हो रहा है धीरे धीरे कि रिजर्वेशन हटाने को लेकर इस मुद्दे के बाद। वो एक अलग विषय है रिजर्वेशन के ऊपर, कि रिजर्वेशन का महत्व कैसा क्या समझ में आए, उसका क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। कोई भी चीज़ चर्चा से होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए भी। जिस तरीके से नीट पे चर्चा होना चाहिए थी, उसमें प्रावधान आना चाहिए था। आपने पिछला जो बिल था उसको सिर्फ मॉडिफाई कर दिया, 3 साल से जगह बढ़ाकर 5 साल सज़ा कर दी। 1 करोड़ का जुर्माना था उसको 10 करोड़ कर दिया। जुर्माने या सज़ा बढ़ाने से अगर हुआ होता तो हमारे देश में तो हर चीज़ के लिए कानून है, कड़ी से कड़ी सज़ा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो होते हैं। हमें हमारी सिस्टम को बदलना है, हमारी सोच है उसको बदलना है, तब जाके सुधारना मिलेंगी। अगर हम सोच गलत रखेंगे और कायदे सही बनाएंगे तो उससे तो ना होने वाला है।
आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बड़ा मैच्योर पॉलिटिशियन मेरे को जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आजकल पढ़ना लिखना जो है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप टेलीविज़न चैनलों में भी अपनी पार्टी की तरफ से एक तरीके से डिबेट में भाग लेने के लिए जाते हैं और अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो पढ़ना लिखना जो है उसका बात जो है वो क्रम इस समय बढ़ गया है, क्योंकि आप शुरुआत में बता रहे थे कि आप थोड़े से कम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए आपकी एक जो बहन है वो लेक्चरर है और एक आपने बताया कि प्रोफेसर हैं, क्या हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ बिल्कुल, जब मैं सांसद करके चुनकर गया तो मुझे मेरे ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का एक्सपीरियंस तो था, क्योंकि मेरी वाइफ जिला परिषद प्रेसिडेंट थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे काम को करने का और उनको पास से देखने का अनुभव था। किंतु वहाँ जाने के बाद में जब देखा कि 7-7, 8-8 टर्म के सांसद हैं और वो पूरी बुक उनको याद है कि इस बुक में इस पेज नंबर पे ये प्यारा नंबर, ये एक रूल्स लिखा हुआ है, तो तब समझ में आया कि यहाँ तो यानी पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी बात को रखना है तो विथ प्रूफ, क्योंकि वहाँ पर तो हमें ऐसे हवा में कुछ भी बात नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल भाषण तो दे के आन सकते। अगर हमको वहाँ पे कोई बात रखना है तो विदाउट प्रूफ नहीं रख सकते। अगर हमको ऑथेंटिकेशन मांगा गया तो ऑथेंटिक करना ही पड़ेगा उनको। आपने देखा होगा कई बार कि ऑथेंटिकेशन 2 करके देना पड़ता, तो बहुत सारे सांसद फिर अपना ऑथेंटिकेशन उसको करते हैं, या तो फिर उसको संसद के पटल से हटा दिया जाता है। तो एक जवाबदारी के साथ एक पद के साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है, और सांसद करके एक जिम्मेदारी तो है कि मुझे मेरे रामटेक लोकसभा का नेतृत्व करना है, वहाँ के सारे प्रश्नों को उठाना है। तो किस किस योजना में मेरे यहाँ के प्रश्न बैठ सकते हैं, मैं कैसा वहाँ पे फोकस कर सकता हूँ। फिर स्टडी तो ज़रूरी है, तो कौन से हेड में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या मेरा लोकसभा कैसा मैं बैठा सकता हूँ, तो इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर अनुभव, सीखना, पढ़ना, और हमेशा से पॉलिटिक्स में 2007 से मैं रहने की वजह से मुझे कोई भी चीज़ बोलने के पहले उसकी जानकारी रहना चाहिए, इसलिए वो पहले से हैबिट है कि थोड़ा पढ़ना या थोड़ा ध्यान देना, और जो चीज़ अच्छी लगी उसको स्टोर कर लेना, या जो चीज़ पता नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये चीज़ कैसे होंगी, ये रूल्स क्या है, ये रूल का क्या मीनिंग है, ये रूल से क्या हो सकता है। तो ये हैबिट होने की वजह से ज़्यादा कठिन नहीं हुआ। लेकिन सांसद बनने के बाद तो बिना पढ़ाई तो यानी आप कुछ नहीं बोल सकते। कौन सा सांसद सबसे अच्छा बोलता है संसद में, आपको लगता है तर्कों के साथ में? बिल्कुल तो वो कोई भी, मतलब आपका मन, जरूरी नहीं कि आपकी पार्टी का, विपक्ष का भी हो, ये सरकार का भी हो, तो बता सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे यानी मनीष तिवारी जी एक एडवोकेट है, वो हमारे एक बैनर्जी दादा करके है जो 7-8 बार के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको यानी पूरा संसद की बुक ही यानी याद है कि कौन से रूल से क्या हो सकता है। हमारे प्रेमचंद्रन जी एक इंडिपेंडेंट, एक खुद की सिंगल पार्टी है, उनके वाले खुद 5-6 बार चुन कर आए। तो यानी इनका स्टडी देख के हमको लगता है कि हम बहुत कम हैं, बहुत पीछे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कैसा बोलते हैं? उनके भाषणों की बड़ी चर्चा होती है, हालांकि वो राज्यसभा में है। विपक्ष का भी तो कोई फेवरेट होगा आपका कि ये सांसद बड़ा अच्छा बोलता है? सुधांशु त्रिवेदी जी जो आप देखते हैं तो वो कैसा है, ये लोग खोटो बोला अपन रेटून बोला जो हमारे मराठी में कहा है ना, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका कुछ नहीं, अपनी बात को मनवाने के लिए वो तो ऐसे आंकड़े कहीं का भी तर्क दे देंगे, कहीं की भी किताब उठा के लाएंगे, जिस किताब को कभी आपने नाम नहीं सुना होगा उस किताब का प्यारा बताएंगे या बुक को देंगे, उसको वैल्यू नहीं है। आप फैक्ट पे बात करो तो वो भाग जाएंगे आपसे। अच्छा, आपके विपक्ष में, मतलब आप कांग्रेस में सरकार की तरफ से हो गए, कि कौन नेता जो है वो बहुत अच्छा बोलता है आपको लगता है, या किसको आप ये बोलेंगे कि नहीं यार ये अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अच्छा बातचीत करता है, अच्छा बोलता है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की बाजू कितनी भी कमज़ोर होगी तो भी उसको ऐसा बना के रखेंगे। पर कोई एक आध नाम आप बता सकें? ऐसा रखते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन होना, सैटरडे को रिजाइन हुआ उनका वाला, और मंडे को उनको संसद के सीढ़ियों पे मुकुट पहनाया गया, उनका सत्कार किया गया, यानी जैसा कोई जंग जीत कर आए हो। जहाँ पे हमारी गर्दन नीची रहना चाहिए कि हम 22 बच्चे ने हमारा सुसाइड किया है हमारी गलत नीति की वजह से, वहाँ पे ये लोग सत्कार करते हैं। तो इनकी मंच कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ये आप समझ लीजिए कि 22 बच्चों की जाने गई इस प्रोटेस्ट में, कई हज़ारों बच्चे घायल हुए, उसके उपरांत इन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, उसको भी उन्होंने उत्सव मनाया।
तो इनकी संवेदना आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है और किस तरीके से किस नीति पे चलती है। तो मतलब कोई भी एक आदमी नहीं है, कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं नहीं बिल्कुल है सरकार के फेवर में आपको बताऊंगा कि मैं ये झूठ की सरकार है। हम्म। इनके जितने भी आप स्पीच उठाओगे कोई ना, दोस्त नहीं है सरकार में आपका, या कोई दोस्त तो बहुत है, दोस्त का हाँ। विषय नहीं है, मेरे पर्सनल रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं। मैं उनकी विचारधारा की बात कर रहा हूँ और वो जो जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे, जिस तरीके से हमारा भाईचारा ख़त्म करने का काम इन्होंने किया है। 2014 के पहले यहाँ मुस्लिम नहीं थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होते थे, लेकिन वहाँ उसी लेवल पे होते थे। उसको देश के मीडिया में लाकर उसको डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, उससे प्रावधान सोचा जाता था, उसके ऊपर उपाय करके उनका जो द्वेष उनके अंदर निर्माण हुआ उसको कैसा ख़त्म करके उसको दोबारा वो चीज़ ना हो, उस पर काम किया जाता था। लेकिन ये सरकार आपने देखा होगा कि जो मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगी या जो मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा उसको ज़्यादा लाइमलाइट में लाया जाएगा, उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारे स्टेट का एक राज्य मंत्री भी नीतीश राणे है, कैसी बात करता है, किस लेवल पे बात करता है। एक मंत्री को सही में ये इस भाषा का शोभा देता है कि इस भाषा का उपयोग कर रहा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ। आप उन उदाहरण में ही अपना समय बर्बाद हो जाएगा। एक सवाल आपसे मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए, किस तरह के माफिया हैं आप? बड़े आरोप लगे चुनाव प्रचार के दौरान कि माफिया हैं, बड़े माफिया हैं आप, तो कौन से माफिया हैं? हाँ, ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि उस समय मुझे बहुत बड़ा माफिया करके ही, यानी हमारे जो आज मुख्यमंत्री है, उस समय शायद उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, तो उस समय उनकी स्पीच में मुझे बहुत लोगों ने बताया, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि आपको माफिया करके बोला गया है। और वो उस समय शायद गृह मंत्री भी थे। तो मेरा उनसे उस समय भी प्रश्न था कि जिस समय मुझे माफिया कहा गया उस समय मेरे पे क्या चार्जेस थे। और मैं पॉलिटिक्स में 2007 से हूँ, तो 2007 से 14 तक के 2024 तक के सॉरी, जब मैं इलेक्शन का कॉन्टेस्ट करने वाला था उसके पहले तक के मुझ पे कितने केसेस है, ये पहले डिटेल्स पता कर लीजिए। तो 2024 तक के मेरे पे एक सिंगल नॉन क्रिमिनल एनसी जिसको बोलते हैं वो भी केस नहीं है मेरे पे। लेकिन अचानक 2024 में मुझे माफिया के केस लगा दिए मुझ पे। केस लगा दिए, लगा है कि लगा है, सरकार ने लगाया हुआ है, अरेस्ट नहीं किया, केस लगा है। तो अरेस्ट इसलिए नहीं किया होगा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, माननीय नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के पहले लगाया उन्होंने। उस समय तो मैं कॉमन आदमी था, नॉर्मल था, अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया क्योंकि केस ही बोगस है। वो जानबूझकर लगाया हुआ केस था कि ताकि रश्मि बर्वे ये कॉन्टेस्ट ना कर सके लोकसभा के लिए, उनको बदनाम करने के लिए कोई सॉफ्ट का टारगेट था, तो मैं था, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई चार्जेस थे नहीं। कर सकते हैं जिक्र क्या केस था अगर दर्शकों को हाँ बताना बिल्कुल, चाहें? मुझे कोई उसमें ये नहीं है। मेरे यहाँ पे एक रेती का स्कैंडल हुआ था, उसमें मुझे आरोपी बनाए, जबकि ना तो मैं चाहता था कि आप अपने मुंह से बोल दें कि रेत माफिया से बहुत जोड़ा जा रहा था। हाँ, मतलब आपको तो रेत की इसमें मुझे उस केस में, जो केस 2 साल से चल रहा था, उसमें मुझे किसी व्यक्ति ने मेरा नाम लिया करके आरोपी बनाया गया। ना तो मेरे पास ट्रक है, ना कोई यानी घाट मेरे पास है, ना कोई यानी रेती का कोई एविडेंस है कि मैंने रेती का ही सप्लाई किया है या उससे कोई फ़ायदा किया हुआ है। मेरे गांव के कुछ लोग ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, उनकी ट्रक्स उसमें थी, इसलिए मुझे आरोपी बनाया गया कि उसने बताया करके। तो क्या बताया तो कुछ नहीं पता। अभी तक आज तक के चार्जशीट पुटअप नहीं हो पाई है, अभी तक कि मुझे जेल नहीं भेजा गया, ना सरकार ने कोई जॉब मेरी बेल कैंसिलेशन की ना डाला गया आज तक। तो सबको पता है कि ये मुझे रोकने के लिए और दबाने के लिए किया गया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे वो कितना भी चिल्ला के बताए मुझे माफिया। जिन्होंने मेरे को बचपन से यहाँ देखा गया है कि मैं माफिया हूँ या नहीं हूँ, वो तो सारी मेरे दोस्त या मेरे साथ में जो लोग थे उस समय भी और आज भी देखेंगे कि मैं 2 साल सांसद बन गया तो मैंने किसको क्या माफियागिरी किया है, तो सारी यहाँ की जनता देखती है। क्या लगता है आपको, आपके संसदीय क्षेत्र की क्या सबसे बड़ी जो है वो समस्या आपको लगती है कि और आपको आपके इस टर्म में उसको पूरा करना है, और कौन सी जो बड़ी समस्या थी उसको आपने बीते 2 सालों में सुलझाने का एक तरीके से काम कर लिया है? हमारा यहाँ पे मेरा रामटेक लोकसभा में हर चीज़ अवेलेबल है, मिनरल्स है, पानी है, फॉरेस्ट है, यहाँ बहुत बड़ा रोज़गार का उपलब्धि हो सकती है। किंतु जो सरकार की नीति है
एक पर्टिकुलर चीज़ों पे आए हैं, रोड पे ही उनका ज़्यादा फोकस रहेगा, ब्रिज पे, मेट्रो पे। ब्रिज रोड से कनेक्टिविटी बढ़ती है, रोजगार नहीं बढ़ता है। अगर हमारे जो मॉइल है, हमारी WCL है, कोई कोल माइंस है, जो मॉइल कई सालों से है, उससे रिलेटेड बिजनेस हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। उसकी वजह से जैसा हमने पावर प्लांट तो लगा दिया, पावर प्लांट के लिए हमारे पास में कोयला और पानी दोनों चीज़ों की नीड होती है, तो वो दोनों चीज़ें तो इसलिए हमारे यहाँ 3-3 पावर प्लांट है। लेकिन उससे होने वाला जो पोल्यूशन है उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि आज हमारा कनान का नदी का पानी बोलो या फिर हाँ एयर बोलो हमारे यहाँ की, वो इतनी पोल्यूटेड है कि कोई भी अगर हम यहाँ पे सर्वे कराएंगे तो पानी पीने के लायक नहीं बोला जाएगा और इस एयर में हम सांस लेने लायक नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा नागपुर मेडिकल का हब बन रहा है, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ हमारे यहीं पे है। तो हमें प्रोग्रेस तो चाहिए, लेकिन हमारे जीवन की रक्षा के साथ में चाहिए, ताकि हमारा यहाँ का अफेक्टेड जो भी एरिया है, जो भी अफेक्टेड माइन से अफेक्टेड है या पावर प्लांट से अफेक्टेड है, तो वहाँ पोल्यूशन ना हो। आज जहाँ पे भी पावर प्लांट है वहाँ के आजू बाजू के 10-20 किलोमीटर में ऐश मिलेंगे आपको। जहाँ पे भी कोल माइंस है वहाँ पे धूल का पूरा साम्राज्य मिलेगा। कभी कभी आपने लास्ट टाइम मैंने आपकी न्यूज़ चैनल पे देखा होगा या पूरे पेपर में देखा होगा, एक हवा का बहुत बड़ा गुब्बारा भरा जिसने पूरा ब्लैक कर दिया था नागपुर को, तो वो पोल्यूशन है। तो उसमें हमारे आने वाले फ्यूचर को बहुत बड़ा खतरा है। और जो प्रयत्न इसको होना चाहिए, माइनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि मिनरल्स के बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमें उद्योग धंधे भी लगाना है, लेकिन साथ में हमें हमारे पर्यावरण को भी बचाना, ये हमारी जवाबदारी है। और नसीब से हमारे चारों बाजू में फॉरेस्ट है, उसको भी हमको सेव करना है। और जो आपने पूछा कि क्या ऐसा कौन सा काम जो इस समय मेरे हाथ से हुआ है, तो ऐसे अनगिनत काम अभी 2 साल में जो विषय आप पर्टिकुलर एक विषय पे बात नहीं कर सकता। चाहे फिर वो काटोल की जो कोरोना में ट्रेन बंद हुई थी, उसमें 2-4 ट्रेन बंद हुई थी, तो 2 को हमको रोकने में फिर से स्टार्ट करने में पता चला। मेट्रो का विषय ले तो जो मेट्रो हमारी ऑटोमोटिव थी, तो वो ऑटोमोटिव से अभी कामठी तक के फिर मंजूर हुई, कामठी से फिर उसको कनान तक के करने का काम मेरे समय पे हुआ। तो ऐसे अनगिनत काम है, जो काम मुझे दिखे वो काम हम चाहे फिर वो नेशनल हाईवे की बात की, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सी जगह पे फिर से ब्रिज ओवर ब्रिज बना रहे, जहाँ पे ब्लैक स्पॉट थे वो हटाकर कहीं पे फुट ब्रिज बन रहे, कहीं पे अंडर ब्रिज बन रहे। गडकरी साहब का सहकार्य मिलते रहता है कि अगर अपने ज़िले की सपोर्ट के तो उसको आगे भेजते ज़रूर हैं। गडकरी साहब मदद करते हैं? जो जेन्युइन काम है जिसके लिए मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं मदद करते हैं तो ये झूठ होगा। अगर हम सही काम बताएं तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है कि जितना विपक्ष को तो ज़्यादा मदद नहीं करना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है कि ये इशू बन सकता है तो वहाँ करते हैं। CM साहब, बावनकुले साहब, मैं सबको मेरे हम तो ये भी देखते हैं कि कई बैठक होती है, कुछ होती है, तो आपके लगभग ऐसा विरोधी जैसा विरोध वाला ऐसा नहीं है कि टशन नहीं हो, बिल्कुल पूरा राजनीतिक तौर पर सबके साथ में सामान्य ही एक तरीके से व्यवहार है। मेरा हमेशा का एक ही चाहता है कि मैं विकास को प्राधान्य दिया हूँ, और विकास सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके पास मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मेरे क्षेत्र का विकास चाहिए, मुझे कोई नीड है, मेरे क्षेत्र की कोई समस्या है, तो उसको रखने के लिए ना मैं PM साहब से ये कतराता हूँ, ना होम मिनिस्टर से, ना रेलवे मिनिस्टर से, चाहे फिर हमारे यहाँ के CM हो, हमारे यहाँ के पालक मंत्री हो, सभी लोग सहकार्य करते हैं। क्योंकि मेरा मुद्दा पॉलिटिकल नहीं होता है, श्रेय लेने का भी नहीं होता है। मेरा विषय होता है कि ये मेरे यहाँ के क्षेत्र की समस्या है, इसको सुलझाना है, और वो समस्या जेन्युइन है कि नहीं, और बिना मेरे किसी फ़ायदे की, मेरे जनता के लिए उनको भी समझ में आता है। और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनके पास पहले से पहुँची होती है, लेकिन उसको उठाता मैं हूँ और उसका टेक्निकली बैकग्राउंड बना के ही उनके सामने पेश करता कि इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। समस्या तो देता हूँ, लेकिन उसका बाद सोल्यूशन भी उनको करना देता हूँ, तो जल्दी हो जाता है। अब तो फिल्म सिटी भी बन रही है आपके संसदीय क्षेत्र में। हमारे यहाँ मुंबई में भी फिल्म सिटी है, और आपने देखा होगा कि नई फिल्म सिटी गोरेगांव के पास में बनी, तो उसका कितना फ़ायदा रोज़गार के लिए हो रहा है।
अच्छा है। अगर यहाँ पे फिल्म सिटी बनती है और हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है तो बिल्कुल हम उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन होना चाहिए। वो जो फिल्म सिटी वाले जो एमएलए है हमारे यहाँ के, उन्होंने महिला एमआईडीसी का भी यानी यहाँ पे घोषणा की थी, वो भी अभी तक के पता नहीं है कहाँ है। तो जो उद्योग धंधे हमारे यहाँ के बंद हुए हैं पुराने, उनको भी चालू करने की कोशिश करना चाहिए। नए तो करो, लेकिन जो पुराने वाले बंद हो रहे हैं उनको भी संभालने की जवाबदारी हमारी ही है। पर ये सरकार डिलीवरी देती है क्या, वो जो विकास काम है? आपको क्या लगता है? आप खुद ही बता रहे हैं कि आप काम लेके जाते हैं, जब आप विपक्ष के हैं सांसद और आप सत्ताधारी दल के नेताओं के पास में, मंत्रियों के पास में काम लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये सरकार डिलीवरी दे रही है डेवलपमेंट का, को लगता है? देखो कहा है, जहाँ जनता का विषय आता है, जैसे आज जनता खड़ी हुई, आज जेएनजी खड़ा हुआ तो देना पड़ा ना इस्तीफा, जो 12 साल में कभी नहीं हुआ वो करना पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अगर मैं जनता का विषय लेकर उनके पास जाता हूँ तो उनको पता है कि जनता पीछे है और ये काम जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं सरकार में रहूँ चाहे वो रहे। इस आफ्टर ऑल ये सरकार किसके लिए चल रही है? जनता के लिए ना। मैं मेरा पर्सनल तो कोई विषय नहीं लेता, और जनता का अगर जेन्युइन इशू है तो वो तो देना ही पड़ेगा उनको, और वो करवाना आना चाहिए फिर। अच्छा, तो मतलब ये व्यक्ति के ऊपर में भी होता है कि वो कैसे करवा लेता है? मैं मेरा प्रेजेंटेशन सबका अपना अपना तरीका होता है काम कराने का। अगर जनता की समस्या सत्ताधारी को नहीं दिख रही है तो मेरा काम है उनको आईना दिखाने का। अगर वो आईना देख ले और उनको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे करना ज़रूरी है तो वो तो करती ही है। पर अपनी सरकार नहीं रहे तो तकलीफ होती है क्या, नहीं मुझे तो कभी, जनप्रतिनिधि के तौर पर? हाँ बिल्कुल। मेरे 2020 में जब जिला परिषद में हमारी सरकार थी और उसके बाद में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तो हमने देखा है कि हमने उस समय बहुत सारे विकास काम किए हैं। आज वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार विरोधी रहने की वजह से हमको जो किसानों को हेल्प करना है, बेरोजगार युवाओं को हेल्प करना है, महिलाओं को जो हेल्प हमने महिला मेड़ावे लिए थे उस समय बहुत बड़े बड़े रोजगार के प्रावधान, हमारे सरपंच भवन में एक मॉल चालू करना था हमारे बचत गटों के लिए, वो नहीं कर पा रहे हम लोग। हमने पशुधन वाटअप किए थे माइनिंग फंड से, उस समय हमारे किसानों को बहुत सारे जहाँ जहाँ हमने उस समय पशुधन वाटअप किए थे, गाय और भैंसे जब जहाँ जहाँ दिए थे वहाँ का दूध का उत्पादन बढ़ गया था। और अभी तक अगर हमारी सरकार होती तो मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला अगर कोई जिला होता तो वो नागपुर अभी तक के बन गया होता। चलिए श्याम कुमार जी, आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा भी आया। मुझे लगता है कि सारे सवालों का आपने बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। बातचीत को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि हमें कहीं से फीडबैक मिला है कि क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है आपको। तो क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और क्रिकेट अब भी खेलते हैं? नहीं, अभी तो मैं 2017-18 तक के खेलते रहा। 17 के बाद शायद मैं कभी नहीं कोई मैच खेल पाया, 17 तक के तो खेला हूँ। तो क्रिकेट मेरा यानी बहुत पसंदीदा गेम रहा है और मैं बैट्समैन ही था। अच्छा। हाँ, बॉलिंग कभी कभी कर लेता था, लेकिन ऐसा एज अ प्रोफेशनल बॉलर करके कभी मैं नहीं किया। हाँ, मैं बैट्समैन था और अच्छा फील्डर था। तो कौन सी बॉल से खेलते थे? लेदर बॉल सभी से? बॉल खेला मैं, लेदर, अच्छा। क्रॉक, टेनिस का हमने एक 3-4 कंट्री मिलके टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हमारे रामटेक में हुआ था। तो उसका ने फाइनल हम ही जीते थे, मेरी टीम जीती थी, उसमें मैं भी उस समय था। तो आगे चल के ये बीसीसीआई वगैरह में जाने का भी इरादा है क्या? मतलब आजकल तो बड़ा वो क्रिकेट को एक तरीके से नियंत्रित करने का बड़ा कोशिश मौका होती है। आया और ज़रूरत रही, अभी तो अभी अच्छा चल रहा है बीसीए, तो समय बता नहीं सकते कब कहाँ मोड़ लेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सांसद बन के मैं कोई जवाबदारी निभाना पड़ेगा। एक पॉलिटिक्स में एक गांव लेवल का कार्यकर्ता करके काम की शुरुआत की, ग्राम पंचायत सदस्य करके, तो देश की जवाबदारी आएंगी कभी उस समय सोचे भी नहीं थे, वो मिली और उसको भी अब निभा रहे हैं। जो जो जवाबदारी अभी रास्ते में सफ़र चल रहा है, जो जो जवाबदारी हमारे रास्ते में आएंगी उसको निभाते हुए चलना है। किस्मत को मानते हैं आप? बिल्कुल। जो कुछ है वो किस्मत की वजह से? देखो, सिर्फ किस्मत अगर आप लेके बोलोगे कि किसी पंडित ने बता दिया है, किसी ने बोला कि आपके नसीब में है और आपका प्रयत्न नहीं है, तो सिर्फ किस्मत नहीं है, उसके लिए आपकी मेहनत भी, हार्ड वर्किंग भी है। जो मेरे साथी, मेरे जिला परिषद की टीम, मेरे पंचायत समिति की टीम या मेरे ग्राम पंचायत की, सबने देखा है कि हमारा हार्ड वर्क भी देखा है कि ये कोई आसान ऐसे दहेज में मिली वाली चीज़ नहीं है। इस लेवल तक रश्मि बर्वे का नाम आना या उसके बाद मेरा नाम आना, तो इसके लिए पीछे परिश्रम भी बहुत है। और हमारे नेताओं का विश्वास, जो मैं जिनके नेतृत्व में यहाँ पे काम करता हूँ, उनका विश्वास भी हमारे साथ में रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपके ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपको वो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मैं मेरे रामटेक लोकसभा की जनता के ट्रस्ट पे खरा उतरना चाहता हूँ और इसीलिए जो जो जगह जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ पर रामटेक का लोकसभा का नाम ऊंचा लेके जाने की कोशिश करते रहता हूँ। चलिए श्याम कुमार बर्वे जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। एक उम्मीद हम आपसे ये लगाना चाहते हैं कि किसी दिन प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी टी शर्ट में दिखें तो श्याम कुमार बर्वे भी हमें थोड़ा सा डैशिंग लुक में जीन्स और टी शर्ट पहने हुए वहाँ नारेबाजी करते हुए हमें दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।